नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपके एग्ज़ाम में आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के होंगे। 20 क्वेश्चंस में हमने पूरे सिलेबस को समराइज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम बढ़ते हैं 10 के बाद 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वही सवाल, असत्य कथन को चुनें। आपको इन सारे ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। वैसे आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अब तक अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। हर एक ऑप्शन आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है तथा ये समांतर क्रम में लगा होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा और ये सर्किट या परिपथ में कौन से क्रम में, पैरेलल या समांतर क्रम में लगा होता है। अमीटर धारा का मापन करता है और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। तीसरा ऑप्शन है बैटरी तार के सिरों के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करती है। चौथा ऑप्शन है अर्थिंग वायर या भू संपर्कित तार ग्रीन या येलो कलर का। लाइव वायर जिसको पॉजिटिव या धनात्मक भी कहते हैं, रेड या ब्राउन कलर का। उदासीन या न्यूट्रल जो है उसको क्या कहेंगे, ब्लैक या ब्लू कलर का। ये चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है गलत कौन सा वाला है। अगर कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, ई। दोस्तों, हर एक ऑप्शन के बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इससे जुड़ी जनरल जानकारी देता हूं ताकि ये जो ऑप्शन है आपको क्लियरिटी से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये एक चालक तार है जिसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस चालक तार के ए सिरे का विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA और बी सिरे का VB। अगर चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब है VA इक्वल्स टू VB। किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभव समान है, VA बराबर है VB के, इसका मतलब उस चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। दोस्तों, जब दोनों सिरों पर विभव समान है तो दोनों का अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बात समझ में आई? यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमने इस चालक तार के सिरों पर बैटरी लगा दी। अब बैटरी क्या काम करेगी? फिलहाल यहाँ पर एक बात और याद रखें, ये प्लस ये माइनस, ये एक सेल है और बहुत सारे सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। इस डायग्राम में 3 सेलों वाली बैटरी है, 1, 2 और 3। अब ये बैटरी क्या करेगी, इसका जो धनात्मक सिरा है वो A से जुड़ा है, ऋणात्मक सिरा है वो B से जुड़ा है। धनात्मक सिरा A पॉइंट या A सिरे पर विभव को बढ़ा देता है और ऋणात्मक यहाँ वाले विभव को कम कर देता है। कहने का मतलब बैटरी ने क्या किया, सिरों के बीच विभव में अंतर कर दिया। जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब दोनों सिरों का विभव समान था। बैटरी ने क्या किया, सिरों के बीच विभव में अंतर पैदा कर दिया। इसका मतलब अब ये दोनों बराबर नहीं हैं और ये दोनों बराबर नहीं है। वैसे आपको साफ साफ दिख रहा है, धनात्मक इससे जुड़ा है तो इसका मान ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में इसका मान कम है। तो दोनों के बीच का अंतर भी अब 0 नहीं हो सकता, जो भी वैल्यू होगी, लेकिन 0 तो नहीं है। कहने का मतलब जैसे ही बैटरी लगा दी अब विभवांतर उत्पन्न हो गया और इस विभवांतर की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है। और बैटरी ने क्या काम किया, तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया। बैटरी तार के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। ये बात आपको अच्छे से पता लग जानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बैटरी का कार्य बता दिया। अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है
तो दोनों सिरों का विभव बराबर होगा और विभवांतर 0 होगा। आपने एक नाम सुना होगा अर्थिंग वायर या भू संपर्कित तार, जो परिपथ में किस रंग के होते हैं, ग्रीन या येलो के। अर्थिंग वायर इसी सिद्धांत पर काम करेगा। ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए विभवांतर क्या कर देगा, 0, और व्यक्ति क्या होगा, झटके से हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। सपोज करें कि आपने किसी इलेक्ट्रिक स्विच को टच कर लिया, आपने जैसे इसको टच किया विद्युत धारा आपके अंदर फ्लो या प्रवाहित होने लगी। इसी स्विच में से एक तार निकला रहता है जो भू संपर्कित मतलब अर्थ के टच में होता है। आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप भी अर्थ के टच में हैं, और दोनों सिरे जब अर्थ के टच में हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए दोनों पॉइंट का विभव क्या हो जाएगा, समान, और विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, और थोड़ी देर के लिए आपके अंदर जो धारा प्रवाहित होना वो बंद हो जाएगी और व्यक्ति झटके के साथ हट जाएगा। तो जिनके घरों में भी अर्थिंग वायर लगा हुआ है, वहाँ पर अगर बाई चांस ऐसी घटना हो जाती है तो व्यक्ति के बचने के चांसेज है, क्योंकि कुछ समय तक जब विभवांतर 0 होगा तब विद्युत धारा से आदमी कट हो जाएगा, हट जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि विद्युत धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। इधर अगर I इधर प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत प्रवाहित होते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अगर A बिंदु का विभव ज़्यादा है, B का कम है, तो धारा की दिशा A से B की ओर और इलेक्ट्रॉन की दिशा B से A की ओर होगी। इसी विद्युत धारा से संबंधित हम बात कर लेते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला है I बराबर Q/T। I इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज और T टाइम। आपके एग्जाम में आपको इन सब के यूनिट या मात्रक भी पता होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक है A एम्पियर, चार्ज का है C कूलम और समय का है S सेकेंड। दोस्तों ये जो Q है, चार्ज है, इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE। E यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और किसी भी वस्तु में अगर कोई आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के गुणा में ही होगा। इसी बात को आवेश का क्वांटीकृत या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है और आपको एक कूलम के लिए तो याद रखना ही रखना है। एग्जाम में सवाल आया कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना मतलब n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो Q/E फॉर्मूला हो जाएगा। Q क्या है, चार्ज। चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो आपको याद रखना है। सॉल्व करने के बाद 6.25 इंटू 10⁻18 आपको सीधा याद रखना है दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। अगर एग्जाम में आपको 2 कूलम के लिए पूछता है तो 2 से गुणा कर दो, 3 कूलम के लिए पूछता है तो 3 से गुणा कर दो। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। इसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। आवेश, विद्युत धारा, इससे जुड़े हुए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। धारा जिधर प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत प्रवाहित होंगे। धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ प्रवाहित होगी। तो दोस्तों ये था अपना 11वां क्वेश्चन और तीसरे ऑप्शन के बारे में हमने देखो यहाँ पर बात कर ली। यहाँ पर हर एक वायर का आपको कलर याद होना चाहिए। पहले और दूसरे ऑप्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको इस तार के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है ये ज्ञात करना है तो इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये समांतर क्रम, सपोज करें इस तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाया और आपका रिजल्ट आया 12 वोल्ट।
कहने का मतलब दोनों सिरों के मध्य विभवांतर 12 वोल्ट उत्पन्न हुआ है। बताओ ये विभवांतर किसने उत्पन्न किया है? बैटरी ने। इसका मतलब ये बैटरी कितने वोल्ट की थी? 12 वोल्ट की। एग्जाम में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है। इसी सवाल को अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस परिपथ में वोल्ट मीटर की पाठ्यांक या रीडिंग 12 वोल्ट है, बताओ एक सेल का विभव कितना है? अब सिंपल सी बात है, ये वोल्ट मीटर क्या बता रहा है? इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, और ये विभवांतर कौन उत्पन्न कर रहा है? बैटरी। बताओ बैटरी ने कितना विभवांतर उत्पन्न किया? 12 वोल्ट। बैटरी में कितने सेल है? 3। तो फिर एक सेल कितना विभव वाला होगा? 4, ताकि 3 सेल कितने के हो गए? 12। और इस बैटरी ने कितना विभवांतर उत्पन्न कर दिया? 12 वोल्ट। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर। किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित, तो इसके श्रेणी क्रम में एमीटर लगा दिया जाता है। और एमीटर किसका मापन करता है? धारा का। चारों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं। हर एक ऑप्शन और उससे जुड़ी हुई जानकारी, आपके एग्ज़ाम से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। अच्छे से आप तैयारी रखें, हर एक बात को बड़ी क्लियरिटी के साथ सुनें और पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। 11वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं अगले 12वें क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों 12वां क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनें। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, ध्वनि के परावर्तन द्वारा, इस बात को ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्शन द्वारा भ्रूण के विकास एवं विकृति का पता लगाते हैं। और ये जो ध्वनि इस्तेमाल की जाती है, इसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। पहला ऑप्शन। लेज़र का पूरा नाम, ये देखिए दूसरा ऑप्शन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तीसरा ऑप्शन, सिटी स्कैन में एक्सरे की कम मात्रा में भी आंतरिक अंगों के त्रिविमीय या 3D चित्र प्राप्त किए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह मंगल है। ये 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों आइए एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन, ध्वनि के परावर्तन द्वारा भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, क्या भ्रूण में एम्ब्रियो में विकृति है, इसका पता लगाते हैं। और अगर आपको याद हो तो इसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। क्या कहा जाएगा इसको? अल्ट्रासाउंड कहा जाएगा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा परावर्तन की प्रोसेस से, अल्ट्रासाउंड के द्वारा परावर्तन की प्रोसेस से भ्रूण के विकास और विकृति का पता लगाते हैं। अब इसकी आवृत्ति के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, ये मैंने आपको एक रेंज बताई है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड है उसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि। पिछली बार एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था, श्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, कई बार किलो हर्ट्ज की जगह 20,000 हर्ट्ज भी लिखा हुआ हो तो भी एक ही बात है। यह है श्रव्य ध्वनि। अब अगर ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हिंदी में बोलेंगे अव, और इसे बोला जाएगा अवश्रव्य ध्वनि। और अंग्रेजी में कम फ्रीक्वेंसी के लिए इंफ्रा, और इंफ्रा किससे है? साउंड से, इसलिए इंफ्रासाउंड। अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासाउंड, अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासाउंड। और इस इंफ्रासाउंड को ये देखिए यहाँ पर कौन सुन सकते हैं? गेंडा। गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है।
मनुष्य कौन है जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुने? अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो शब्द कौन सा होगा? प्रा, इसलिए परा के आगे क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि। और यहाँ क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड। तो आपको समझ में आ गया, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और इसी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किस में किया जाता है? भ्रूण के विकास और विकृति का पता लगाने में। दोस्तों, ये वही अल्ट्रासाउंड है। चमगादड़ या बेट कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासाउंड। दूसरी बात, समुद्र में जहाज़ों का या उनकी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एक सिस्टम होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी किस पर आधारित है? अल्ट्रासाउंड पर आधारित है। तो अल्ट्रासाउंड से संबंधित बातें, इसका मतलब अब क्लियर हो चुका है कि पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सीधा सीधा लेज़र का पूरा नाम है, आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, सिटी स्कैन में एक्सरे का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सीधा भी पूछा जा सकता है कि सिटी स्कैन में कौन सी रेज का इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरे। और इसके द्वारा किया जाता है आंतरिक अंगों के त्रिविमीय 3D डायग्राम लिए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी ऑप्शन से रिलेटेड अपन कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, अभी पहले ऑप्शन में हमने देखा था साउंड या श्रव्य ध्वनि जिसकी परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड, कम है तो इंफ्रासाउंड। इस ध्वनि की मापन की एक इकाई है जिसको कहते हैं डेसिबल। अगर साउंड या ध्वनि 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, शोर की श्रेणी में आ जाएगी, नॉइज़ पोल्यूशन की श्रेणी में आ जाएगी। और इससे संबंधित बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में। 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। इसी अधिनियम में संशोधन किया गया 1987 में, और नॉइज़ पोल्यूशन या शोर को भी किसमें शामिल कर दिया गया? वायु प्रदूषण में। मतलब अगर आप ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो वायु प्रदूषण माना जाएगा और उसके तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब? 1981 में। इसी में संशोधन हुआ 1987 में, और शोर या नॉइज़ पॉल्यूशन को भी वायु प्रदूषण में शामिल कर लिया गया। एक्सरे वाली बात और सिटी स्कैन से रिलेटेड यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखिए। एक्सरे, अल्फा, बीटा और गामा रे, ये चारों जो रेज है, तरंगे हैं, ये आयोनाइजिंग कैपेसिटी वाली होती है। मतलब ये किसी भी धातु के अंदर आयनन या उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर रखने की क्षमता रखती है। आयनन आप समझते हैं, किसी धातु या किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने ही क्या कहलाएगा? आयनन। और एक्सरे, अल्फा, बीटा और गामा, ये चारों आयोनाइजिंग है। यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग तरंगे हैं, मतलब ये तरंगे आयनन की क्षमता नहीं रखती है। 4 ऑप्शन अगर आपको दे दे, 3 इसमें से दे दे और एक यूवी रेज, बताइए कौन सी तरंग आयनन की क्षमता नहीं रखती है? तो आपको जवाब देना है यूवी रेज। यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग रेज है और एक्सरे, अल्फा, बीटा और गामा आयोनाइजिंग तरंगे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा, आपके एग्जाम में एक पॉइंट है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। डीएनए में होने वाले जो अचानक परिवर्तन हैं और जो अगली पीढ़ी में भी जाते हैं, उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। हेरिटेबल होते हैं, वंशानुगत होते हैं, और अचानक आते हैं, इनको क्या कहा जाएगा? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? एक्सरे द्वारा भी उत्परिवर्तन हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा और यूवी रेज सबके द्वारा आपके डीएनए में चेंजेज आ सकते हैं। केवल इंफ्रारेड ऐसी तरंगें हैं जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन में भाग नहीं लेती है। फिर 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन सी तरंगें डीएनए में उत्परिवर्तन में योगदान नहीं देगी? कौन है? अवरक्त। ये सारी तरंगें म्यूटेशन करती है। यूवी रेज तत्वों को या धातुओं को आयनित नहीं करती है,
एक्सरे अल्फा बीटा और गामा क्या करती है, आयोनाइजिंग कैपेसिटी रखती है। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, अल्फा बीटा और गामा आयोनाइजिंग कैपेसिटी के अगर बारे में अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग कैपेसिटी किसकी होगी, अल्फा वाले की, फिर उससे कम बीटा वाले की और सबसे कम गामा वाले की। अगर यही बात पिनेट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता की हो तो याद करो रदरफोर्ड का नियम। सोने की पतली पट्टिका पर अल्फा कणों की बारिश करवाई गई। पतली पट्टिका क्यों ली गई, क्योंकि अल्फा कणों में भेदन क्षमता कम होती है। अल्फा कणों की भेदन क्षमता तो कम होती है लेकिन आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो आपसे कोई पूछे आयोनाइजिंग पावर तो अल्फा की ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम, लेकिन भेदन क्षमता तो भेदन क्षमता अल्फा की सबसे कम, बीटा की उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा की। कहने का मतलब भेदन क्षमता और आयनन क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बार फिर कह रहा हूँ, भेदन क्षमता सबसे कम किसकी होगी, अल्फा की। याद रखने का तरीका, इसीलिए रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के टाइम सोने की पतली पट्टिका ली ताकि कण आर पार जा सके। अवरक्त तरंगें उत्परिवर्तन में कोई योगदान नहीं देती है। डीएनए में होने वाले वंशानुगत और अचानक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने बताया और इसी उत्परिवर्तन के कारण नई जातियों का निर्माण होता है और जीवों में अचानक विभिन्नताएं आती है। दोस्तों इसके बाद लास्ट और जो ऑप्शन है, पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह मंगल है, और ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह मंगल नहीं, शुक्र है, जिसको वीनस कहते हैं। दोस्तों ये सूर्य है, सन। यहाँ पर आपके सामने 8 प्लेनेट है। सबके नाम याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। दोस्तों माई मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, 8 प्लेनेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य के सबसे पास कौन सा है तो मर्क्यूरी, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है तो नेपच्यून। इन सभी ग्रहों में पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो मर्क्यूरी, जिसको बुध भी कहते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के आसपास 2 ग्रह है, वेरी और मदर। वी का मतलब है वीनस और एम का मतलब है मार्स। दोस्तों इस ऑप्शन में दे रखा है कि मंगल पास में, याद रखें पृथ्वी के ज़्यादा पास में कौन है, वीनस है, शुक्र है। सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताई है, सूर्य हमें लगातार एनर्जी दे रहा है, बहुत दिनों से दे रहा है, लेकिन अभी तक एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही। इस लगातार ऊर्जा का स्रोत कौन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दोस्तों इस ऊर्जा में क्या होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हीलियम में, और इस कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार कौन सी तरंगें हैं, कॉस्मिक तरंगें, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। इसी के द्वारा सूर्य से हमें लगातार ऊर्जा मिल रही है। दोस्तों 12वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के बारे में। क्या है 13वां क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट या बिंब को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब या इमेज समान साइज का प्राप्त हो। समान साइज का मतलब है जितनी बिंब की ऊंचाई है, जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई हो। h का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज के तो इसको समान साइज का प्रतिबिंब बोला जाएगा।
और ऐसा कब प्राप्त होगा? पहले ऑप्शन में है सी पर, जब वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। दूसरा है एफ पर, एफ का मतलब है फोकस, अनंत पर, और अनंत और सी के बीच पर। इसका सही जवाब है सी पर। अवतल दर्पण के सामने अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही होगा, सी सी। सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर और समान साइज का होगा। ये बात आप ज़रूर याद रखें, उल्टा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण सामान्य रूप से वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अवतल दर्पण के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि दर्पण से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आराम से आप सॉल्व कर सकें। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, इमेज या प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। आभासी हमेशा सीधा होता है, इस बात को आप याद रख लें। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक सीधा नहीं हो सकता, आभासी उल्टा नहीं हो सकता। आभासी हमेशा, याद रखने का तरीका, आभासी हमेशा क्या होगा? सीधा, और वास्तविक हमेशा क्या होगा? उल्टा। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। दोस्तों, प्लेन मिरर कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण भी कौन सा बनाता है? आभासी और सीधा। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, सर अगर दोनों ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना रहे हैं तो फिर डिफरेंस किस बात का है? दोस्तों, डिफरेंस ये है, ये भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन समतल दर्पण समान साइज का बनाता है और उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी। अब आते हैं अवतल दर्पण के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब मिले उत्तल दर्पण, समान साइज का और सीधा प्रतिबिंब मिले तो समतल दर्पण। अवतल दर्पण तीनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, समान साइज का भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और छोटा भी बना सकता है। ये देख लीजिए, एग्ज़ाम में बड़ा सरल सा सवाल आएगा और आपके नंबर लेके चला जाएगा। बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझें। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए। कई बार हम जल्दबाजी में जब रट्टा मार के रखते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा बनाता है, साइज़ के बारे में हम गौर करते ही नहीं हैं। साइज़ भी ध्यान में रखें। देखो, समतल दर्पण समान साइज का ही बनाएगा, कोई अपवाद नहीं है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही बनाएगा। आपको किस पर फोकस रखना है? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण समान साइज का प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा भी बना सकता है और छोटा भी बना सकता है। समान साइज का एग्जाम्पल तो आपको मैंने क्वेश्चन में बता ही दिया। फिर आपके दिमाग में ये एक बात आनी चाहिए कि सर समतल दर्पण भी समान साइज का, अवतल दर्पण भी समान साइज का, फिर अंतर क्या है? समतल दर्पण समान साइज का बना रहा है लेकिन आभासी और सीधा, अवतल दर्पण समान साइज का बनाएगा लेकिन वास्तविक और उल्टा बनाएगा। यहां पर भी आप कह सकते हैं ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये जो छोटा बनाएगा ये उल्टा बनेगा, ये जो छोटा बनेगा वो सीधा बनेगा। बस बात क्या है? बड़ा प्रतिबिंब। अगर आपको कोई पूछे कौन सा दर्पण बिंब से ज़्यादा हाइट का प्रतिबिंब बना सकता है, याद रखें बड़ा केवल कौन बना सकता है? अवतल। ये नहीं बना सकता। अवतल के पास तीनों ही फैसिलिटी है। देखिए, एक और अपवाद, अवतल दर्पण कौन सा बनाता है? वास्तविक और उल्टा, और तीनों ही बनाता है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव या पोल के बीच रख दिया तो अवतल दर्पण आभासी और सीधा भी बना सकता है, और साइज क्या होगी? बड़ा। ऐसा कहाँ? सेविंग दर्पणों में। जब आप पार्लर में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका चेहरा सही दिख रहा है, वास्तव में वहाँ पर अवतल दर्पण लगा हुआ है। वो आपके साइज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है
और जो सीट आपकी लगी हुई है वो उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है। सेविंग दर्पणों में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। बस बिंब कहाँ होना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। कौन सा इमेज बनेगा, कौन सी साइज बनेगी, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर समान साइज का और सीधा समतल दर्पण, छोटा और सीधा उत्तल दर्पण, अगर समान साइज का हो उल्टा हो अवतल दर्पण, छोटा हो लेकिन उल्टा हो अवतल दर्पण, बड़ा कौन बनाएगा? केवल अवतल दर्पण। अब बड़े भी वो दो प्रकार के बना सकता है, उल्टा भी बना सकता है और सीधा भी बना सकता है। सीधा कब बनाएगा? जब बिंब F और P के बीच होगा, और ऐसा इस्तेमाल किस में होता है? सेविंग दर्पणों में। दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब से कोई सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक और कंफ्यूजिंग जो कॉन्सेप्ट बच्चों के रहता है कि समझ में नहीं आ रही बात, ये देखिए, M का मतलब है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, और इसका फॉर्मूला है H/H, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, यहां पर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, प्लस साइन का मतलब है सीधा प्रतिबिंब और माइनस साइन का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब। माइनस को आप मैथमेटिकली अप्रोच के साथ मत लेके जाइए, जैसे -1 और फिर -2 कि सर -1 से -2 छोटा है। नहीं, आगे जो माइनस है वो उल्टा है। -1 का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब है और 1 का मतलब समान साइज का। यहाँ देख लीजिए आप, मान लो आपको कोई बोले H बराबर H' है, तो ये दोनों कट के 1। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उल्टा है, बस समान साइज का प्रतिबिंब होगा। इस कंडीशन में ऐसा ही है, समान साइज का प्रतिबिंब बन रहा है तो M बराबर 1, बस उल्टा बनेगा तो -1। यहाँ देखिए, अगर M + 1 हो तो देखो, 1 का मतलब H बराबर H', तभी तो अंश और हर कटेंगे और 1 आएगा। ये दोनों बराबर हो गए तभी तो 1 आ सकता है, मतलब समान साइज, और प्लस का मतलब सीधा। तो बताओ M बराबर +1 किसके लिए होगा? समतल दर्पण के लिए। M प्लस में होगा और 1 से कम हो। देखो, 1 से कम का मतलब है छोटा और प्लस का मतलब सीधा, तो कौन से दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अब तीसरी बात है अवतल दर्पण के लिए, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें माइनस में आएगी वैल्यू, और माइनस का मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है ज़्यादातर? वास्तविक और उल्टा। आपसे कोई पूछ ले कि अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से कम है, 1 से कम का मतलब छोटा, और M बराबर 1 है मतलब समान साइज का, M बराबर 1 से ज़्यादा है मतलब बड़ा। इन सब की वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण के लिए M का मान धनात्मक कब हो सकता है? जब वो सीधा प्रतिबिंब बनाए, और कब? जब बिंब F और P के बीच हो। ये देखो, जब बिंब F और P के बीच। ड्रेसिंग टेबल में किसका इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण का। वाहनों में साइड मिरर में, जो ड्राइवर के साइड में मिरर होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। हेडलाइट में किसका होता है? अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पणों में किसका होता है? अवतल दर्पण का। और दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को ही मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है। अच्छे से आप चीज़ों को समझ लें, ताकि बाकी देखो समतल और उत्तल आप आराम से समझ सकते हैं, अवतल को आप बार बार देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 13वां सवाल, इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट है आपको एग्ज़ाम में तकलीफ दे सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से बार बार रिवाइज किया है। 13वें सवाल के बाद हम बात करते हैं अगले सवाल 14वें सवाल के बारे में। देखिए, यौगिक कंपाउंड के कंपोनेंट घटकों को फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन, आपके सिलेबस में हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर सवाल यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं। दूसरा ऑप्शन, मिक्सर के यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होता है।
मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक, कक्षक का मतलब है ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में बताती है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है गलत कौन सा है। दोस्तों यौगिक और मिश्रण, आप ये बात समझ लें, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड हो, उसमें जो भी घटक है उनको आप फिजिकल या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो आप ऐसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को भौतिक या फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड के घटकों को आप भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। मिश्रण के यौगिकों को आप भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 लवणों का मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों वाइट कलर के सोल्ट है, लगभग एक जैसे दिखते हैं, आपको इन दोनों को अलग करना है। आप इनको दोनों के मिक्सर को गर्म कर दो। एक जो NH4Cl है वो ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा NH4Cl गैस में बदल जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा? NaCl। तो ये दोनों का जो मिश्रण था उसको आपने भौतिक विधि द्वारा अलग कर लिया, और यहाँ पर इन दोनों को अलग करने की विधि का नाम ऊर्ध्वपातन है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिकों में जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, और ये द्रव्यमान अलग अलग किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन की वजह से। बिल्कुल सही बात है, 2 समस्थानिकों को अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या का ही अंतर होगा। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कक्षक के बारे में बताती है। ये बात गलत है दोस्तों। 4 क्वांटम संख्याएं होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और चक्रण क्वांटम संख्या को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में बताती है, शेल के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या सब शेल या उपकोश के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षक में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस बारे में। तो ये बात गलत है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में नहीं, कोश के बारे में बताती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। चारों ऑप्शन को मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। मिश्रण के यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा अलग करने के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सोडियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड से किस भौतिक विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ये प्रोसेस ऊर्ध्वपातन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगर 2 आपके पास लिक्विड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम अंतर है, उन दोनों को अलग करने की विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड का यूज कब किया जाता है? जब 2 द्रवों को जो आपस में मिश्रित है उनको अलग करना हो। लेकिन प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब किया जाएगा? जब उन दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम अंतर हो। दोस्तों 14वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, CaSO4.2H2O, CaOCl2, CaSO4.half H2O, CuSO4.5H2O। इन चारों में से आपको बताना है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4.half H2 है। क्या फार्मूला है? रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.half H2O। ध्यान से देखिए दोस्तों, किसी भी रासायनिक यौगिक में, केमिकल कंपाउंड में, इस डॉट के बाद ये जो जल के अणु आपको दिए जाते हैं, इन जल के अणुओं को कहा जाता है क्रिस्टलाइन वाटर
क्रिस्टलन जल किसी भी लवण के इकाई सूत्र में, ये इसका फॉर्मूला है, उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलाइन वाटर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल पीओपी में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? आधा जल का अणु। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दे रखा है, बताओ इसमें जल के अणुओं की संख्या या क्रिस्टलन जल कितने हैं? 2। और इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 5। पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब है आधा H2O। हेमी की जगह कई बार अर्ध हाइड्रेट भी लिखा हुआ रहता है, ये इसका केमिकल नेम है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीओपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो हुआ है वो है कि पीओपी को गीले बर्तनों में या नमी युक्त बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है। अगर आप पीओपी को नमी युक्त बर्तनों में रखेंगे तो वो नमी का मतलब है जल से क्रिया करके एक कठोर पदार्थ बना लेता है जिसको जिप्सम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों ये। दोस्तों आपके साथ ये है पीओपी CaSO4 ऑफ H2O। ये 1.5 H2O से और रिएक्ट करता है और कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का, जिसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 2 है। पीओपी और जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या में अंतर 1.5 H2 का है, 1.5 H2O का है, मतलब 1.5 जल के अणु ज़्यादा है जिप्सम में और वो नमी से क्रिया करके, और ये जिप्सम जो है वो कठोर पदार्थ है। इसलिए पीओपी को हमेशा आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखें। क्रिस्टलन जल क्या है? ये फॉर्मूला है नीला तोथा, कॉपर सल्फेट .5H2O। एक और फॉर्मूला ऊपर है CaOCl2। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको बनाने की जो विधि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझावा चूना कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, अगर उसमें आपने क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दी तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों क्लोरीन गैस का यूज या इस्तेमाल जनरली जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो जल के जीवाणुओं को या जल को जीवाणु रहित करने में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? क्लोरीन। और इसी क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जल को जीवाणु रहित करने में भी किया जाता है। वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन ही क्या करती है? बैक्टीरिया को नष्ट करती है। दोस्तों ये था 15वां सवाल। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें सवाल के बारे में। 16वें सवाल को बताने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पेंट करने के बाद दीवारें क्यों चमकती है? सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में ये आए कि पेंट कर दी तो दीवारें तो चमकनी है, लेकिन केमिकल रूप से आप इसको कैसे दर्शाएंगे? मार्केट से आप पाउडर लेके आए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्विक लाइम। इसमें आपने पानी डाला और ये बन गया बुझा हुआ चूना, स्लैंक्ड लाइम। इस बुझे हुए चूने में अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दी तो विरंजक चूर्ण बन गया। इस बुझे हुए चूने की आपने ऐसे दीवार पर पुताई कर दी, वातावरण में उपस्थित CO2 से ये क्रिया करके सफ़ेद रंग का पदार्थ बन जाता है संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट।
मुर्गी के अंडे का कवच भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। संगमरमर या मार्बल भी इसी को कहा जाता है। इसी सफ़ेद रंग के कारण दीवारें चमकती है। अगर लेबोरेटरी में अगर बात करें, इस लाइम वाटर या चूने के पानी में अगर आपने CO2 गैस प्रोवाइड कर दी तो थोड़ी देर के बाद सफ़ेद रंग आपको प्राप्त होगा। और ये किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। CO2 ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड की जाए तो वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप घुल जाएगा और रंगहीन विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल गया। दीवारें क्यों चमकती है? लाइम वाटर चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर क्या होगा, और अधिक मात्रा में प्रोवाइड करने पर क्या होगा, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसी से संबंधित और ऑप्शन भी है, ये है 16वां क्वेश्चन। दोस्तों, असत्य कथन को चुनना है। पहला है परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से अधिक होती है। एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से ज़्यादा होती है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। किसी कोश में उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या n² होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रोवाइड करने पर रंगहीन विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण होता है। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन गलत है। दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपको दिया है। एकमात्र 16वां क्वेश्चन है जिसमें से आपको सही जवाब देना है, और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। 16वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, असत्य कथन को चुनें। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बादलों से 36%, CO2 से 24% और मीथेन से उससे कम 6 to 10%। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके सिलेबस में है, अच्छे से आप उसका पहले पूरा वीडियो देखें। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख सकते हैं। बादलों में सबसे ज़्यादा बादलों से और CO2 से उससे कम और सबसे कम ग्रीन हाउस इफेक्ट इन तीनों में से किसकी वजह से? मीथेन की वजह से। सर्दियों में अगर बादल आ जाते हैं तो ओस की बूंदें नहीं बनती, क्योंकि बादलों की वजह से क्या आ जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो ओस की बूंदें होती है वो वाष्पित हो जाती है। जीवाणु या बैक्टीरिया अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक टर्म आया है अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। अवरक्त प्रकाश जो है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? अवरक्त प्रकाश की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाहनों में फॉग लाइट, CCTV कैमरा, रिमोट कंट्रोल, इन सब में किसका इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड लाइट, जिसको अवरक्त प्रकाश कहते हैं। अवरक्त प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश से ज़्यादा, और इसकी जो आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी है वो लाल रंग से क्या हो जाएगी? कम। इंफ्रा या अव शब्द आवृत्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर लाल रंग से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। अवरक्त प्रकाश कहाँ कहाँ यूज आता है वो आपको याद रखना है, और तीनों ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, क्षारीय लवण है। दोस्तों, जनरली आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन दोस्तों, सारे लवण उदासीन नहीं होते। कुछ लवण अम्लीय होंगे, कुछ क्षारीय होंगे, कुछ उदासीन होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। NaHCO3 जिसको बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NaCl साधारण नमक, और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल या संगमरमर। जैसे प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिले तो लवण उदासीन होगा।
प्रबल अम्ल है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यही हमारे आमाशय में पाया जाता है, जठर अम्ल भी कहते हैं। और प्रबल क्षार है NaOH कास्टिक सोडा, जिसकी pH सबसे ज़्यादा 14 होती है। दोनों प्रबल है NaCl बना साधारण नमक, इसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन। अगर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो प्रकृति किसकी आएगी? प्रबल वाले की। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। देखो, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्ट करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। अगर अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है तो प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। हाइड्रोजन कार्बोनेट दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है और इसकी वजह से मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर बना, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। और हमें पूछा भी क्या है? क्षारीय लवण कौन सा है? अगर दोनों दुर्बल है, अम्ल और क्षार दोनों दुर्बल है, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट दुर्बल अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर उदासीन लवण हो जाएगा। किसी भी लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, यह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बस आपको कुछ नॉर्मल बातें, प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल क्षार कौन है, ये आपको याद रखना है। 18वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, ब्रोमीन जल को लाल हरे रंग से रंगीन करने वाला हाइड्रोकार्बन है। ब्रोमीन जल का रंग लाल हरा होता है, उसको कलरलेस कौन सा हाइड्रोकार्बन करता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, ब्रोमीन जल में अगर आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डालते हैं तो वो लाल हरे रंग से रंगहीन हो जाता है। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो आप देख लें, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जितनी भी नॉन मेटल है वो या तो सॉलिड होती है या गैस होती है, एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। इसीलिए इसको ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल भी कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखें दोस्तों, बॉन्डिंग की बात कार्बन कार्बन के बीच की जा रही है। कई बार आप ऐसा सोचे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो गया कौन? असंतृप्त। नहीं, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग के बारे में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनको कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो उनको एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको एल्काइन। इनका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मूला ये है CnH2n+2, इसका एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। आप इसको ऐसे याद रखें कि एल्केन में जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसका डबल करके 2 जोड़ देंगे, एल्कीन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल, और एल्काइन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल करके 2 माइनस कर देंगे। इस ऑप्शन में आपको कौन सा हाइड्रोकार्बन पहचानना है? असंतृप्त, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? ब्रोमीन जल के रंग को कलरलेस कर देगा। जैसे आपसे यही सवाल मक्खन और वनस्पति तेल के बारे में बात की जाए तो वनस्पति तेल जो है वो कौन सा है? अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मक्खन और घी कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के कलर को कोई चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको लाल हरे से किस में बदल देगा? रंगहीन में। आपको ये पहचानना है कि इन चारों में से असंतृप्त कौन है। जो असंतृप्त होगा वही रंग बदलेगा। देखो, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़ दिए, कौन हो गया? एल्केन। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल करके 2 जोड़ दिए, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12। कार्बन कितना है? 1, 1 का डबल कितना हो गया? 2, 2 में 2 जोड़ दिए 4। ये तीनों कौन है? एल्केन। और एल्केन सैचुरेटेड होते हैं,
वो ब्रोमीन वाटर के रंग को बदलते नहीं हैं। जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल कौन हो गया, एल्कीन, और यही क्या होगा, सही जवाब होगा। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। बी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 19वें क्वेश्चन के बाद इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर मैंने बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, इनके हर एक ऑप्शन के बारे में आपने बार बार पढ़ के जानकारी ली, तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनें। असत्य कथन इन चारों में से कौन सा है। आयोडीन 131 का उपयोग ग्वाइटर या गलगंड के उपचार में किया जाता है। आयोडीन तत्व की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे ग्वाइटर या गलगंड कहते हैं, और इसके उपचार में किसका इस्तेमाल, आयोडीन 131 का। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में। एक आयन होता है क्लोराइड आयन, एक एंजाइम होता है टाइलिन जो लार में पाया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन, ये स्टार्च का पाचन करता है। तो ये क्लोराइड जो है ये टाइलिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। दोस्तों, अवरक्त प्रकाश उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, डीएनए में अगर अचानक ऐसे परिवर्तन आ जाएं जो अगली पीढ़ी में भी वंशानुगत हो, उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया है उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी तरंगें या प्रकाश है। अवरक्त प्रकाश उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इन चारों ऑप्शन में से असत्य कथन कौन सा या गलत कौन सा हो जाएगा, ये। और आपके क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि असत्य कथन कौन सा है, डी वाला। अवरक्त प्रकाश उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, बात समझ में आ गई। अवरक्त प्रकाश, यूवी रेज और भी एक्सरे, उनके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता रखा है। तो दोस्तों, 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये अच्छा है, ताकि आपको इसी प्रकार के मॉडल और दिए जा सके।